हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। ये जो आप सीरीज देख रहे हैं ये एमपीपीएससी की सीरीज है। एमपी जी के इस सीरीज में हम पूरा कवर करेंगे। ये सीरीज लगभग 70 से 80 घंटे की सीरीज होगी। इसमें ऑलरेडी पहला चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, जनरल इंट्रो मध्य प्रदेश का। अगर वो आपने नहीं देखा है तो देखिए। अब दूसरा चैप्टर जो है वो आज हम लोग जो है वो कवर करेंगे, ये है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हम लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से बना। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सीरीज में पूरी की पूरी मुकेश माहेश्वरी की किताब कंप्लीट की जा रही है। मुकेश माहेश्वरी गाइस बहुत ही अच्छी बुक है। मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि आप ये बुक खरीद लें और उसके बाद अपने सामने बुक रखकर ये लेक्चर को सुने, तब जाकर एक अच्छी क्रिस्टल क्लैरिटी आपकी हर एक टॉपिक पर आपको डेवलप होगी। और साथ ही साथ मैं आपके नोट्स भी बनवाता चलूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बताता चलूंगा। वो सब चीजें आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं, अलग से भी नोट्स बना सकते हैं। बट मुकेश माहेश्वरी की बुक जरूर खरीदिए। मेरा पिछले 5 साल से एक्सपीरियंस रहा है, मध्य प्रदेश जीके का एक भी क्वेश्चन मुकेश माहेश्वरी की बुक के बाहर का नहीं आया है। काफी अच्छी किताब है ये। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मैंने ऑलरेडी जो है वो चैप्टर 2 पढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया था, बट थोड़ी देर बाद देखा कि अरे वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, तो एक थोड़ा सा दिक्कत हो गई। चलो एनीवेज कोई ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ बुक लेकर नहीं आए तो आप आ जाइए, वरना ध्यान से सुनिए। सो चैप्टर 2 जो है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन। जो आज की डेट में हम लोग को जो मध्य प्रदेश का मैप जो नजर आता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, ये हमारे मध्य प्रदेश का जो है वो मैप है। ये आज की डेट में इस प्रकार का जो हम लोग को देखने को मिलता है। ये पहले ऐसा नहीं था, राइट। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ भी इसमें इंक्लूडेड था, बट उससे पहले की भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो मध्य प्रदेश जो है ये बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले किस प्रकार का था। सो बिफोर इंडिपेंडेंस मध्य प्रदेश जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट जो है वो सेंट्रल प्रोविंस और बिरार का है। क्या है? सेंट्रल प्रोविंस और बिरार। ये जो एरिया था मध्य प्रदेश का, ये 1861 से लेकर 1947 का एरिया था। तो पहले मध्य प्रदेश कि सेंट्रल प्रोविंस और बिरार के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो 1854 से लेकर 1947 के बीच में हमें नजर आया। सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रिटिशर्स ने मध्य प्रदेश के को एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स किस प्रकार से अपना शासन करेंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने अपने क्या बनाए थे, स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया था। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ये देखिए मैप की तरफ आप थोड़ा सा गौर से देखिए, क्योंकि मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। अरे अरे अरे, बहुत सेंसिटिव चल रहा है ये। चलो, तो आपने जैसे ये ग्रीन कलर का जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ग्रीन कलर, ये ग्वालियर वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इंदौर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश के पास वाला एरिया जो हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को रहा है। ये क्या है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंडर आता है। और सेंट्रल प्रोविंस और बिरार वाला एरिया, तो आप देखें पिंक कलर का और येलो कलर का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया है, और ये बिरार वाला एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए आते हैं, पढ़ते हैं इस चीज को। सो ब्रिटिशर्स विक्टोरियस ऑफ 4th एंग्लो मराठा वॉर, चौथा एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स ने मराठास को हराया। कब हराया? 1818 में, 1818 में ब्रिटिशर्स ने जो है वो मराठास को हराकर जो क्षेत्र था, कौन से क्षेत्र थे, ये जो एरिया सेंट्रल प्रोविंस वाला जो एरिया आपको ये पिंक कलर का और येलो कलर का एरिया देखने को मिल रहा है ना, ये एरिया किन किन लोगों के कंट्रोल में था? सिंधिया के कंट्रोल में था, भोसले के कंट्रोल में था, होलकर के कंट्रोल में था। ये पूरी की पूरी मराठा स्टेट जो हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स ने जैसे ही मराठा को हराया सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में 1818 में, हराने के बाद ये क्षेत्र जो है वो ब्रिटिशर्स ने मराठा से अपने कब्जे में कर लिया। फिर 2 नवंबर 1861 इस डेट पर हम आते हैं, बट उससे पहले छत्तीसगढ़, बालाघाट, महाकौशल का जो क्षेत्र है, ये सीज किया गया था भोसले से। ये वैसे जरूरत नहीं है लिखने की, इसलिए मैंने यहाँ पर सामने नोट्स भी नहीं लिखवाए, बट फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज है वो पढ़ाऊंगा टॉपिक से रिलेटेड। एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि बाहर, मतलब मैं छोड़ूंगा, हर एक चीज कवर कराऊंगा। तो फटाफट लाइक का बटन हिट कर दो, और नए आए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी। और इवन मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल भी ले सकते हैं कि हमारे और भी कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री कोर्स भी और पेड कोर्स भी, तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। चलिए, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इसके अलावा
जो ये बालाघाट का क्षेत्र है, महाकौशल का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, ये भोसले से कब्जे में ले लिया गया था। इसके अलावा सागर वाला जो एरिया है, नर्मदा वाला जो क्षेत्र है, ये सिंधिया से जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया। नागपुर वाला क्षेत्र जो है ये भी भोसले से कब्जे में लिया था 1853 में। और 1861 में एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र इन्होंने तैयार किया जिसको नाम दिया सेंट्रल प्रोविंस। क्या नाम दिया? सेंट्रल प्रोविंस। कब किया इन्होंने? 1861 में एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र, एक नई प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बना दिया, क्रिएट कर दिया, राइट, जिसको ये नाम देते हैं सेंट्रल प्रोविंस। तो 2 नवंबर 1861 को इन्होंने एस्टैब्लिश किए ये पूरे क्षेत्र, जो आप पिंक कलर के जो है वो नजर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर 1903 का समय आता है, 1903 का समय आता है, जो क्षेत्र, जो बेरार वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए आप, ये वाला क्षेत्र जो आपको नजर आ रहा है, हल्का सा ग्रेइश टाइप का, स्लेटी टाइप के कलर का ये क्षेत्र है, जो इसमें मैप में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये बेरार वाला क्षेत्र है। ये जो बेरार वाला क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये कब्जे में लिया किससे? हैदराबाद के निजाम से। तो आप चाहें तो ये चीज मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज जो है मेंशन नहीं है, मैं एक बार करवा देता हूँ, ठीक है। बेरार वाला क्षेत्र कैप्चर्ड फ्रॉम निजाम। आपको पता है निजाम जो है वो कहाँ का है? हैदराबाद का, ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो निजाम से जो है वो बेरार वाला क्षेत्र जो है उन्होंने कब्जे में किया, और एक्चुअली में 25 लाख रुपए की लीज में लिया गया था, एट 25 लाख। एक मिनट रुकिए, इसको अपन नीचे कर देते हैं, एट द रेट 25 लाख लीज। तो ब्रिटिशर्स ने कब्जे में लिया था लीज से, ठीक है, ईयरली लीज, एनुअल लिख देता हूं उसके आगे, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। बेरार वाला क्षेत्र किससे लिया? हैदराबाद के निजाम से जो है वो लिया। इनफैक्ट बेरार जो है वो टेरिटोरियल नेम है 4 डिस्ट्रिक्ट का, विदर्भ की 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 जिला है विदर्भ के, तो उसका नाम है ये बेरार। ये कौन से 4 जिला है वैसे जरूरत नहीं, फिर भी सुन लो। ये जिले का नाम है अकोला, यवतमाल, अमरावती और बुल्ढाना। क्या क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अकोला, यवतमाल, अमरावती और बुल्ढाना। और 1891 के सेंसस में, एट द टाइम ऑफ 1891 सेंसस, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे सेंट्रल प्रोविंस के। कौन से क्षेत्र थे? 4 कमिश्नरी क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस के अंदर जो है वो कौन से थे? जबलपुर, नर्मदा, नागपुर और छत्तीसगढ़। ये भी आप लिख लीजिए। किस प्रकार से जो है आप अपने नोट्स बनाएंगे? 1891 सेंसस, क्या हम लोग को देखने को मिला? 4 क्षेत्र, 4 कमिश्नरी रीजन, आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, जैसे कि आपके नोट्स पूरे के पूरे भी साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते तैयार हो जाएंगे। कौन से क्षेत्र थे ये 4 कमिश्नरी रीजन? तो ये जबलपुर वाला एरिया, और कौन सा एरिया हम लोग को देखने को मिलता है? नर्मदा वाला। और कौन सा एरिया हमें देखने को मिलता है? नागपुर कैपिटल भी रह चुकी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की। और एक छत्तीसगढ़ वाला एरिया। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र 1891 के सेंसस में हमें देखने को मिले थे, राइट। और मगडाई, प्रेजेंट जो हरदा डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश की देखने को मिलती है ना, ये नर्मदा डिवीजन का पार्ट था, मगडाई के नाम से फेमस था, लिखने की जरूरत नहीं। फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 हमें देखने को मिला। क्या? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। इसने गवर्नर बनाए, गवर्नर अपने काउंसिल के साथ थे। 1919 के इस कानून ने गवर्नर की पोस्ट जो है वो स्टैब्लिश करी मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो था, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर था सेंट्रल प्रोविंस का, इन प्लेस ऑफ चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर की जगह अब मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नर को इन्होंने अपॉइंट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये गवर्नर रूल जो है वो 1921 से जो है वो आ गया। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, सिंस 1921 गवर्नर रूल एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। फिर 1931 में नर्मदा डिवीजन को खत्म कर दिया गया और उसकी डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसको दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो ऐड कर दिया गया। तो 1931 का समय बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। 1921 में गवर्नर रूल आ गया, वहां पर उन्होंने गवर्नर को इस्टेब्लिश कर दिया। जो गवर्नर जो है वो इस क्षेत्र के अंदर जो है वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करे,
ब्रिटिशर्स के ऑर्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, उसको जो है वो चेक करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। और फिर 1931 में नर्मदा डिवीजन हटा दिया गया। फिर 24 अक्टूबर 1936 को एक ट्रीटी जो है वो साइन होती है निज़ाम के साथ। इस ट्रीटी के तहत जो सॉवरेनिटी है निज़ाम की, यानी कि निज़ाम का इस क्षेत्र पर, बेरार वाला क्षेत्र पर जो कब्जा है वो फिर से रिकॉग्नाइज किया गया बेरार के ऊपर। बट इस समय बेरार को जो है वो कंबाइन कर दिया गया सेंट्रल प्रोविंस के साथ और एक गवर्नर के अंडर इसको रख दिया गया। देखिए सेंट्रल प्रोविंस वाला जो एरिया पिंक कलर का और येलो कलर का, बेरार को जो है वो इसके साथ कंबाइन कर दिया गया गवर्नर के साथ एक ट्रीटी करके। और ये कब हुआ हम लिख भी देते हैं, ये डेट जो थी वो 24 अक्टूबर 1936 थी। 24 अक्टूबर 1936 इस डेट पर ट्रीटी विद निजाम लिख दो, TREATY संधि, ट्रीटी विद निजाम। और इस ट्रीटी के साथ तहत जो है वो क्या हुआ, बेरार रीजन कंबाइंड विथ सेंट्रल प्रोविंस अंडर अ गवर्नर के अंडर जो है वो इसको इन्होंने वो कर दिया, रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 1937 में इट्स इलेक्टेड हेड वर NV खरे। NV खरे जो थे वो एक इलेक्टेड हेड हम लोग को 1937 में देखने को मिले थे। 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बेरार जो है उसको स्टेटस दे दिया गया क्लास A का। A क्लास स्टेटस जो है वो मिल गया किसको, मध्य प्रदेश को। A क्लास स्टेटस, अपन इसमें रेड कलर कर देते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 1947 में A क्लास स्टेटस स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश बन गई, राइट। ये पूरा क्षेत्र जो है वो A क्लास स्टेट के अंदर जो है वो आ गया, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और फिर हमने अभी तक जो है वो क्या पढ़ा, सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1891 को जो है वो बन गई सेंट्रल प्रोविंस, राइट। 1861 सॉरी 1861 को, अभी मैंने आपको बताया ना ये वाला क्षेत्र देखिए, ये 1861 रेड कलर कर देता हूँ आपको जिससे बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ये सेंट्रल प्रोविंस जो है वो बनी 1861 में, राइट। चीफ कमिश्नर की टेरिटरी थी। फिर बाद में जाकर गवर्नर की प्रोविंस जो है वो कब बन गई, 1921 में। तो ये देखिए इसको भी मैं रेड कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये रिकॉल करने के लिए कि 1921 में गवर्नर की प्रोविंस बन गई। चीफ कमिश्नर देखिए, अभी ये देखिए ये कमिश्नर क्षेत्र थे 1891 तक हम लोग को कमिश्नर क्षेत्र ये देखने को मिल रहे थे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कौन, किसका रूल जो है वो आ गया, गवर्नर का रूल जो है वो आ गया 1921 में। तो इस प्रकार से चीजें हम लोग को थोड़ी सी, क्योंकि देखो आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपको थोड़ा सा इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे और भरोसा नहीं, कभी कभी कुछ भी फैक्ट्स पूछ सकते हैं, तो आपको पूरी चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतने शॉर्ट और बिल्कुल प्रिसाइज आपके नोट्स बन रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे पढ़ते पढ़ते बनाते चलोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और पूरी की पूरी तरीके से सटीक तरीके से आपके पास चीज जो है वो आप रखी रहेगी। ठीक है, चलिए। और फिर सेंट्रल प्रोविंस और बेरार जो है वो 24 अक्टूबर 1936 को बन गया। अभी हमने बात करी 24 अक्टूबर 1936 ट्रीटी हुई किसके साथ, निजाम के साथ, और बेरार क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविंस के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया। तो ये वाला नीचे वाला पिंक कलर का, येलो कलर का और ये स्लेटी वाला जो एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इसकी अब स्टोरी जो है वो यहां तक फिनिश हो गई। इस प्रकार से इसकी स्टोरी हम लोग को देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल प्रोविंस और बेरार कमिश्नर एक्ट 1948 जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये इसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और विद द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे ये कानून लागू होता है, द प्रोविंस henceforth was known as मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत जो है, सॉरी मध्य प्रांत, अपन इसको रेड कर देते हैं। तो मध्य प्रांत जो है अब ये कहलाने लगा, 1948 की बात है ये गाइस, मध्य प्रांत कहलाने लगा और नागपुर जो थी वो इसकी कैपिटल बन गई। इस समय इस क्षेत्र में 22 डिस्ट्रिक्ट थी और 5 डिवीजन थे। क्या था, 22 डिस्ट्रिक्ट थी और 5 डिवीजन थे। इस एक्ट के तहत 5 नए डिवीजन क्रिएट किए गए। पहले 4 डिवीजन हुआ करते थे, फिर बाद में जाकर एक डिवीजन को और ऐड कर दिया गया। तो ये इतना क्षेत्र जो था वो कब तक था, 1948 तक था। फिर हालांकि ये वाला क्षेत्र भी आ गया था 1948 तक, ऊपर वाला क्षेत्र भी आ गया था, बट इसकी अपन बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कि किस तरीके का इसका था, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते थे, मध्य प्रांत बोलते थे, ठीक है। और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जैसे ही आता है तो इसमें विदर्भ की 8 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, किसको, विदर्भ की 8 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर हमें क्या चीज देखने को मिली,
पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोविंस और बिरार वाला जो क्षेत्र था ये न्यूली फॉर्म्ड एमपी का पार्ट बन गया, नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, क्योंकि विदर्भ वाला क्षेत्र वो उधर चला गया, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो चला गया, राइट। तो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो है वो नया मध्य प्रदेश जो है वो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू बन गया। आपको पता होगा ना, शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हमें क्या चीज देखने को मिली कि लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाई गई थी, राइट। अब महाराष्ट्र के अंदर मराठी चलती है, तो वही मराठी लैंग्वेज वाली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी उनको अलग कर दिया गया, जैसे नागपुर, राइट। चलिए, तो बात समझ में आई आप लोगों के। अब हम बात करेंगे सेंट्रल इंडिया एजेंसी के बारे में। 1854 से लेकर 1947 का पीरियड है। अब इसकी चलिए चर्चा करते हैं। तो ऑफिशियली जो वर्ड है सेंट्रल इंडिया का, इसका इस्तेमाल किया गया था 1818 में। किसके लिए? मालवा के लिए, मालवा क्षेत्र के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो है वो 1854 की जो हमें देखने को होती है। अब जो आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन वाले एरिया पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले एरिया की अब हम बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड और मालवा एजेंसी, ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? इंडिया एजेंसी। रुकिए मैं ये लिखवा देता हूं, ये चीज ये आपके लिए काम की होगी। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड प्लस एंड बघेलखंड, इसको एक साथ ही लिख देते हैं, बुंदेलखंड और बघेल, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लस मालवा जो एजेंसी है, ठीक है। इसको क्या कहने लगे हम लोग? इंडिया एजेंसी। क्या कहने लगे? इंडिया एजेंसी। ये कमिश्नर रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है, कमिश्नर वाला रूल है। और इंडिया एजेंसी, देखो इंडिया एजेंसी प्लस ग्वालियर, एक मिनट, ग्वालियर एजेंसी, ये क्या बन गई भाई साहब? ये बन गई सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बन गई सेंट्रल इंडिया एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी चारों पार्ट्स हैं, अभी ये जो चार पार्ट हमने बात करी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, इंडिया एजेंसी और ग्वालियर एजेंसी, ये जो चार पार्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्योंकि इन क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर ने एक एक आदमी बैठा दिया था अपना, राइट। तो इनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर थे, बट देयर वर रेजिडेंट्स एट टू प्लेसेस, दो जगहों पर रेजिडेंट्स थे। कौन सी ये दो जगह थी? ग्वालियर और इंदौर। रेजिडेंट समझते हो? रेजिडेंट मतलब पॉलिटिकल ऑफिस। दो जगह पर इनके पॉलिटिकल ऑफिस थे, इंदौर और ग्वालियर। फिर पहला एजेंट जो था इनका, उसका नाम था, लिखने की जरूरत नहीं, आर हैमिल्टन। क्या है? आर हैमिल्टन इनका पहला एजेंट था। और एजेंट जो था वो गवर्नर जनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर इस एजेंट को बिठा दिया गया। मतलब स्ट्रक्चर आप समझिए, ब्रिटिश राज में हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही थी, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं आसान सिंपल शब्दों में। रुकिए, जैसे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये मैं मान लेता हूं कि गवर्नर है, ठीक है। ये गवर्नर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और क्या लिखा है कि सून अ एजेंट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड अबव द एडमिनिस्ट्रेटर एंड रेजिडेंट एज देयर मेन कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो अपन एक काम करते हैं, पहले यहां पर डालते हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब पॉलिटिकल ऑफिस, किसका? ब्रिटिशर का। तो रेजिडेंट जो है, जो मेन कंट्रोलिंग ऑफिस हमें देखने को मिलता है, इसमें लिख भी देते हैं मेन कंट्रोलिंग ऑफिस। समझ में तो आ रही है ना पूरी चीज? बताते चलना भैया, लिखते चलिएगा। अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करूं नहीं करूं वो भी बताना। रेजिडेंट जो है वो मेन कंट्रोलिंग ऑफिस हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर भाई साहब किनको बिठा दिया गया? ये देखिए, हाँ, इसके ऊपर इन्होंने किसको बिठाया? इसके ऊपर तो था एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, अरे
हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर इन्होंने किसको जो है बैठा दिया, एजेंट को, ठीक है, एजेंट को। अभी ये अभी मैंने बात करी ना आपसे आर हैमिल्टन के बारे में, एजेंट। और एजेंट जो है वो किसको डायरेक्ट खबर देता है भैया, गवर्नर जनरल को। थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा गवर्नर जनरल के बारे में, नहीं पढ़ी तो हमारे पूरे फुल फ्लैज सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन करिए, सब कुछ आपको पता लगेगा। बिल्कुल जीएस की तैयारी हम लोग करवाते हैं प्रॉपर। और एक तो हिस्ट्री का हमारा फ्री कोर्स भी जो है वो अवेलेबल है, वो हमारी फैकल्टी के द्वारा बनाया गया है, वो अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो, उसमें भी पूरी चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, तो क्या चीज़ हम लोग को जो है वो नज़र आ रही है, तो ये इनका स्ट्रक्चर था। रेजिडेंट, जहाँ ये पॉलिटिकल ऑफिस था, मेन कंट्रोल यहाँ पर करते थे, मतलब पॉलिसी वगैरह बनाते थे। एडमिनिस्ट्रेटर इनको देखता था कि सही पॉलिसी बनाई है कि नहीं बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो है बैठा दिया गया था एजेंट को, और एजेंट डायरेक्ट जो है वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। तो ये इनका इस प्रकार से जो है वो स्ट्रक्चर था ब्रिटिशर्स का, मध्य प्रदेश के अंदर और भी दूसरी जगहों पे। बट अभी हम मेनली मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर था जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, आर हैमिल्टन पहला एजेंट था, और सून अ एजेंट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड अबव द एडमिनिस्ट्रेटर एंड रेजिडेंट्स एज देयर मेन कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो मेन कंट्रोलिंग ऑफिसर तो वैसे तो यही था, एजेंट जो पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल करता था, बट ये ऑफिस जो है वो मेन कंट्रोलिंग ऑफिस तो हम लोग को यही वाला देखने को मिलता है, रेजिडेंट का, जिसको पॉलिटिकल ऑफिस हम लोग कहते हैं। आर हैमिल्टन जो है वो पहला एजेंट था, अपॉइंट किया गया था कहाँ पर, इंदौर रेजिडेंसी के हेडक्वार्टर पर। और फिर 1911 स्टेटस के अकॉर्डिंग, 1911 के स्टेटस के अकॉर्डिंग 130 स्टेट्स थे एक बड़ी एजेंसी के अंदर, इनको रिड्यूस करके 61 कर दिया गया था जैसे ही ग्वालियर एजेंसी सेपरेट हुई। एक ग्वालियर एजेंसी जो है वो जैसे ही इस क्षेत्र से जो है वो सेपरेट हो जाती है, तो उस समय पर मतलब ये मान के चलिए कि 130 क्षेत्र थे जिस पर ये लोग कंट्रोल करते थे, वो हटकर जो है वो सिर्फ 61 स्टेट ही जो है वो बच गए। कितने बच गए? 61 स्टेट, 61 स्टेट जो है वो बच गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोट्स में, 1911 में ग्वालियर एजेंसी जो है वो क्या हुई, सेपरेट हो गई, राइट। और बाद में आकर फिर कंबाइन कर दी गई, इंडिपेंडेंस के बाद फिर ग्वालियर जो है वो वापस आ गया, ठीक है, बट बीच में ग्वालियर जो है उसको हटा दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को सही तरीके से और संभालने के लिए। समझ में आया आप लोग को? फिर मध्य भारत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। मध्य भारत, ग्वालियर एजेंसी जो है वो सेपरेट हो गई थी सेंट्रल इंडियन एजेंसी से 1911 में, जैसे मैंने भी आपको बताया। और इंडिपेंडेंस के बाद ग्वालियर एजेंसी और मालवा एजेंसी फिर से जो है वो कंबाइन हो गई, और इन्होंने जो है वो क्या बना लिया, मध्य भारत बना लिया 28 मई 1948 को। देखिए नोट्स में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मध्य भारत अब बन चुका है 28 मई 1948 को। अब मध्य भारत में देखिए क्या क्या फीचर्स हैं इसके, पूरे के पूरे एक जगह पर आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे। उस समय पर 16 डिस्ट्रिक्ट हुई थी, मतलब ये देखिए डेट देखिए 1948, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसको पहली बार तो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। देखिए आप इधर मैप में भी देख सकते हैं, ये मध्य भारत वाला क्षेत्र आपको ये पिंक कलर का जो है वो नजर आ रहा है, वैसे पूरे के पूरे क्षेत्र को मध्य भारत का नाम जो है वो इन लोगों ने दे दिया था, राइट। और हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि उस समय पर 16 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी मध्य भारत के अंदर, और निमार जो है वो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, निमार लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इंदौर जो थी वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिलती है। और उस समय हम लोग को 3 डिवीजन जो है वो देखने को मिले थे, उसको 3 डिवीजन को हटा के 2 डिवीजन में जो है वो कर दिया गया था। जीवाजी राव सिंधिया जो थे वो हेड ऑफ स्टेट हमें देखने को मिले थे, और लीलाधर जोशी जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे। लीलाधर जोशी के बाद जो चीफ मिनिस्टर आए 1949 में वो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय आए, और फिर 1950 में जो है वो हम लोग को तख्तमल जैन देखने को मिले एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है। फिर 1952 में मिश्री लाल गंगवाल हम लोग को देखने को मिले कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बने, राइट। 1951 के इलेक्शन के बाद, इसलिए 1952 कहा गया, 1951 कहो या 1952 एक ही बात है, इसमें दोनों लिख देता हूँ, 1951 और 52, राइट। मिश्री लाल गंगवाल जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद फिर वापस से तख्तमल जैन जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर 1955 पे आ गए। तो ये स्टोरी थी मध्य भारत की। कौन से क्षेत्र की? ये वाले ऊपर पिंक वाले क्षेत्र की ये स्टोरी हम लोग को मेनली देखने को मिलती है 1948 के पीरियड में। क्योंकि देखिए गाइस, हमारा जो मध्य प्रदेश जो था, ये मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल में इस प्रकार से बटा हुआ था। आप देख सकते हैं मैप में बकायदा,
ये इस प्रकार से जो है बटा हुआ था। तो अभी हमने किसकी बात कर ली, मध्य भारत की अभी बात कर ली। मध्य भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, 1948 में। ये इस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मध्य भारत को बनाया। अब आइए अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने विंध्य भारत के। किसकी बात करेंगे हम लोग, विंध्य भारत। अरे ये कुछ ज्यादा ही तेज चल गया है, इतना दिखाई दे रहा है, 14 कर देते हैं। 14 मेरे ख्याल से ठीक है, दिखाई दे रहा है। लाइन नहीं चेंज कर रहा है यार, ठीक है। कमांड दबा के लाइन चेंज करी इसने। तो 1948 में बी स्टेट बनाई गई, जिसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड को सेंट्रल इंडिया एजेंसी से सेपरेट किया। तो ये 1948 हम लोग बोलेंगे बी स्टेट। सेंट्रल इंडिया एजेंसी तो ए स्टेट के अंदर आ गई, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये बी स्टेट बनी। बी स्टेट के अंदर हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिली, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अरे यार, ब्रैकेट में लिख देते हैं बघेलखंड और बुंदेलखंड एरिया सेपरेटेड फ्रॉम बताइए, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी तो बुंदेलखंड बघेलखंड को अलग कर दिया गया सेंट्रल इंडिया एजेंसी में, और खनियाधाना प्रिंसली स्टेट जो है वो ग्वालियर से अलग कर दी गई। एंड खनियाधाना वो राजा के अंदर थी। सेपरेटेड फ्रॉम किससे, ग्वालियर। तो एक नई टेरिटरी इन्होंने जो है वो तैयार कर दी 1948 में। कौन सी टेरिटरी जो है इन्होंने तैयार करी, ये बी स्टेट वाली टेरिटरी जो है उन्होंने तैयार कर दी, ठीक है। बी स्टेट वाली टेरिटरी। चलिए विंध्य भारत, बात समझ में आई। विंध्य प्रदेश या विंध्य भारत, विंध्य प्रदेश बोलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। विंध्य प्रदेश, अपन इसको विंध्य प्रदेश लिख देते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश जो है वो क्रिएट हो गया 12 मार्च 1948 को, 12 मार्च 1948, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, वीपी मेनन के प्रेजेंस में, जिसमें टोटल 35 प्रिंसली स्टेट्स थी, 34 बुंदेलखंड की थी और बघेलखंड की, और एक खानिया धाना की हमें देखने को मिली। क्योंकि हमने देखा ना कि कौन सा एरिया है ये, बी स्टेट का विंध्य प्रदेश वाला एरिया, ये बघेलखंड बुंदेलखंड का और खनिया धाना का एरिया हमें देखने को मिलता है। इसमें हम ये भी अपना लिख देते हैं कि इसमें टोटल जो है वो कितनी, 35 प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट तो समझ में, राजा महाराजा वाली टेरिटरी। और बाकी सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंदर जो भी हमने जो है वो चर्चा करी, तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंदर मध्य प्रांत जिसको हमने बोला, फिर मध्य भारत के नाम से जो एरिया जो है वो आया, राइट। मध्य भारत वाला ये वाला एरिया, ये पिंक वाला एरिया आप देखिए मैप में। तो मध्य भारत वाला जो एरिया था ये तो बेसिकली किसके अंडर था, कमिश्नर वगैरह के अंडर था। अभी हमने ये पूरी स्टोरी जो है वो देखी है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर एजेंट ये वो। अब ये वाला जो एरिया है वो किसके अंदर है, प्रिंसली स्टेट है, मतलब राजा महाराजा के अंदर वाला ये क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग ध्यान रखिए, विंध्य प्रदेश जो था वो राजा महाराजा वाले क्षेत्रों का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। और ये स्टेट का उद्घाटन होता है 4 अप्रैल 1948 को एज अ बी क्लास स्टेट के तौर पर वी.एन. गाडगिल के द्वारा। तो बी क्लास स्टेट तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया, इसमें क्लास भी लिख देते और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये बी क्लास स्टेट जो है वो बन गया, और 1 जनवरी 1950 को इसका नाम विंध्य प्रदेश जो है वो रख दिया गया, विंध्य प्रदेश। और एक यूनियन टेरिटरी जो है वो इसे सी क्लास के अंडर बना दिया गया। तो इसके अंदर एक चेंज और कर देते हैं ये लोग। अब देखिए क्या होता है कि अब प्रिंसली स्टेट को तो हमें हटाना था, अब भाई राजा महाराजा का रूल तो चलेगा नहीं, तो हमने इसको यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया 1 जनवरी
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1950 विंध्य प्रदेश बी क्लास से हटकर अब कहां पर आ गई, वॉज मेड अ यूटी, यूनियन टेरिटरी बन गई विंध्य प्रदेश। और किसके अंडर, यूनियन टेरिटरी किसके अंडर थी, सी क्लास के अंडर। ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ोगे तो ये सब चीजें भी आएंगी, रिपीट होंगी। अभी के लिए तो सिर्फ याद कर लो ये सब चीजें, बाकी समझदारी के लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी की क्लास लो, उसमें और मजा आएगा, उसमें और बिल्कुल बेसिक से चीजें समझ में आएंगी। और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो यार, एनसीईआरटी से आपकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होगी। अभी तो हम लोग बेसिकली मध्य प्रदेश कैसे बना उसके हम लोग जो है फैक्ट जान रहे हैं, जो कि बिल्कुल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 1 जनवरी 1950 वाला जो पीरियड है ये बहुत ज्यादा काम का है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और जनवरी 1950 में ओनली इट्स 10 प्रिंसली स्टेट, सिर्फ 10 प्रिंसली स्टेट जो थे, बीहत, बाउनी, बंका, पहाड़ी, बेरी, बिजाना, चरखारी, जिगानी, समथार, सरीला, तोही, फतेहपुर, इसको ट्रांसफर कर दिया गया उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में। सो इसमें ये भी लिख दी, क्योंकि अब तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाना है। तो अब हमने क्या बोला कि यार 10 प्रिंसली स्टेट, हमने बोला कि यार कुछ हमारे राजा महाराजाओं के क्षेत्र हैं, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। वही सेंट्रल इंडिया एजेंसी की जो है वो यहाँ पर बात हो रही है। तो वहां पर हमने इनको भेज दिया कि वहां पर इनका कंट्रोल होगा। फिर अंडर गवर्नर ऑफ पार्ट सी स्टेटस एक्ट 1951, तो अब वही, अब भाई यूनियन टेरिटरी, गवर्नर कंट्रोल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करेगा। तो ये चीज आप जानते हैं, यूनियन टेरिटरी में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग को देखने को मिलता है। 60 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली 1952 की ये इलेक्ट हुई, और स्पीकर जो थे इस असेंबली के वो श्री शिवानंद हम लोग को देखने को मिल रहे थे। मतलब आप समझ पा रहे हो कि मध्य प्रदेश जो है आज की डेट में, तो मध्य प्रदेश के हम लोग के अंदर हम लोग को एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो देखने को मिलती है, राइट। तो एक ही आप जानते हैं विधानसभा हम लोग को एक ही जो है वो देखने को मिलती है। बट उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सबके अलग अलग थे। जैसे कि अभी हमने सेंट्रल इंडिया की बात करी तो वो गवर्नर के अंडर, ये वाला क्षेत्र जो है वो यूनियन टेरिटरी, ये भी गवर्नर के अंडर। बट इस क्षेत्र में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हम लोग को लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है 60 मेंबर की। तो ये भी लिख लीजिए, 60 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये चीज है। अब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जो थे विंध्य प्रदेश के अंदर, तो अब वो देखो बुंदेलखंड डिवीजन था एक, और बघेलखंड डिवीजन हमें देखने को मिला। बुंदेलखंड डिवीजन का हेडक्वार्टर नावगांव था, बघेलखंड डिवीजन का हेडक्वार्टर हम लोग को रीवा देखने को मिलता था। बुंदेलखंड के अंदर दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, और बघेलखंड के अंदर रीवा, सिद्धि, शहडोल और सतनावाली डिस्ट्रिक्ट। आप तो ये मैप बस ध्यान में रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये विंध्य प्रदेश का हम लोग को क्षेत्र पूरा देखने को मिल रहा है, बघेलखंड बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ हमारा विंध्य प्रदेश वाला टॉपिक होता है खत्म। अब हम आएंगे कौन सा स्टेट बच गया हमारा, देखो मैप की तरफ देखो, कौन सा, ये भोपाल। चलिए भोपाल स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गाइस भोपाल स्टेट के बारे में। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज कर दें आप लोग के लिए। चलिए इसको कलर को अपन चेंज करते हैं, आइए ग्रीन कलर लेते हैं, डार्क ग्रीन टाइप का थोड़ा। चलिए अब ये जो है इसको छोटा कर दें अपन, 14 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। भोपाल स्टेट, आइए आपको भोपाल स्टेट के फैक्ट बताते हैं। भोपाल स्टेट पहले तो मैप में देख लो, ये येलो वाला, ये छोटा वाला एरिया भोपाल स्टेट का, ठीक है। आइए, हिस्टोरिकली भोपाल जो था वो किसका पार्ट था, महाकंतार फॉरेस्ट क्षेत्र का पार्ट था। लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ महाकंतार फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। भोपाल जो था वो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था, ये भी किसके अंडर था, नवाबों के अंडर था भोपाल। आप जानते हैं इस चीज के बारे में। भोपाल इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बिफोर 1 जून 1949, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बिफोर 1 जून 1949, राइट। बीइंग फ्राइटेंड फ्रॉम भोपाल प्रजामंडल मूवमेंट, नवाब हमीदुल्ला खान एक्सेप्टेड टू मर्ज विथ इंडिया यूनियन।
एक मूवमेंट चला था यहाँ पर, क्या मूवमेंट था? भोपाल प्रजामंडल। वो चाह रहे थे, डिमांड की भाई इलेक्टेड हेड होना चाहिए। अभी के लिए सभी जान लो, प्रजामल मूवमेंट। इसमें अपन ऐसा लिख देते हैं, फोर्स्ड नवाब हमीदुल्लाह खान टू एक्सेप्ट इंडियन यूनियन। क्योंकि उस समय हमने बोल दिया था भैया कि इंडिया के साथ रहना है कि अलग रहना है, तो इन्होंने बोला नवाब ने अलग रहना है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट चालू हो गया, भोपाल प्रजामल मूवमेंट। ठीक है, ये आंदोलन शुरू हो गया और इसके बाद नवाब हमीदुल्लाह खान जो है उसको फिर इंडियन यूनियन के साथ जो है वो आना पड़ा, राइट। इट वॉज इंक्लूडेड इन इंडियन यूनियन एज अ पार्ट सी स्टेट, तो ये भी पार्ट सी स्टेट के तौर पर, यूनियन टेरिटरी के तौर पर आ गया, छोटा टेरिटरी, पार्ट सी स्टेट। ठीक है। On 1st June 1949, the number of तहसील was reduced to 14 from 22, तो तहसील इसके अंदर 22 तहसील थी, 22 से 14 कर दी गई। भोपाल इंक्लूडेड बाय सेंटर एज अ पार्ट सी स्टेट, और चीफ कमिश्नर जो है वो यहाँ पर आ गए थे 1950 से, तो सिंस 1950 चीफ कमिश्नर की बात करो, मिनिस्टर नहीं। तो चार्ज इस क्षेत्र पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चीफ कमिश्नर ने बोला कि वो इस क्षेत्र पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ठीक है, बात समझे? तो ये कहानी भोपाल स्टेट की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब भोपाल स्टेट आपको समझ में आ गया। अब स्टेटस जो था, थोड़ा सा ये जानते हैं, स्टेटस जो था 1947 और 1956 के बीच में क्या था मध्य प्रदेश का, तो ये वाली चीज अपन समझते हैं। थोड़ा सा इसको इधर चलते हैं, अब सिंपल इधर इधर पे आ जाओ। स्टेटस बिटवीन 1947 टू 1956। टेंशन मतलब अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यार कंफ्यूजन हो रहा है। अभी जब हम पहले पूरा फिनिश कर देते फिर उसके बाद जब एक एक चीज एक बार ओवरव्यू कर लेंगे ना एक बार फटाफट, तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, चलिए। हाँ, सो एरिया जो था मध्य प्रदेश का वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। इनको 3 कैटेगरी में रखा गया था, ए बी सी। तो अपन लिख लेते हैं एमपी डिवाइडेड इनटू, ये भी बात हो रही है 1947 टू 56 की, इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पहला पार्ट जो है वो देखने को मिलता है कौन सा? सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। अभी बात करी हमने, बता दे जाओ। सेंट्रल प्रोविंस और बेरार वाला स्टेट, तो ये पार्ट ए स्टेट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। पार्ट ए स्टेट का स्टेटस इसको मिला हुआ। इसके अंदर जो कौन से एरिया इसके अंदर है, चलिए ये भी देख लेते हैं अपन। इसके अंदर के एरिया भैया, एरिया छत्तीसगढ़ वाला एरिया, जिससे आपको आइडिया है कि भाई सेंट्रल प्रोविंस और बेरार वाला एरिया। देखो ना इधर देखो, आप इधर मैप की तरफ बस देखो, कहीं नहीं जाना, मैप की तरफ जाना है। ये मैंने आपको ये वाला मैप दिखा था ना, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार वाला, ये वाला मैप। ये देखो नीचे वाला एरिया पूरा आपको, ये पिंक वाला एरिया और ये नीचे वाला सेंट्रल प्रोविंस और बेरार वाला एरिया आपको जो है वो नजर आ रहा है, जिसको मध्य प्रदेश का नाम जो है वो दिया गया है इस मैप में। बट आपको सेंट्रल प्रोविंस और बेरार वाला एरिया देखना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो क्या हम लोग को देखने को रहा है कौन से एरिया? छत्तीसगढ़ वाला एरिया इसके अंदर हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, विदर्भ वाला क्षेत्र जो बाद में जाके कुछ एरिया इसका ट्रांसफर हो गया किसके पास? मध्य प्रदेश के पास, सॉरी महाराष्ट्र के पास। विदर्भ एरिया महाराष्ट्र, वो 1956 के बाद ट्रांसफर हुआ था, याद करो। ये भी मैंने आपको बताया था। सेंट्रल प्रोविंस और बेरार नहीं पढ़ रहे थे, याद करते हो पूरी चीजों को। ये देखिए सेंट्रल, ये देखिए सेंट्रल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में विदर्भ की 8 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो छोड़कर रेस्ट सेंट्रल प्रोविंस और बेरार वाला क्षेत्र जो था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। और अभी हम लोग कब तक की बात कर रहे हैं? 1956 तक की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिकॉल करो चीजों को, पूरी चीज अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो कौन सा एरिया हमने देखा? छत्तीसगढ़ वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया इसके अंडर था। और कौन सा? महाकौशल वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये महाकौशल का एरिया। आपकी समझदारी के लिए लिख भी देता हूँ, जबलपुर मंडला वाला क्षेत्र, जबलपुर
दिख नहीं रहा क्या आपको? देखो जबलपुर मंडला, अपन इसको छोटा कर देते हैं स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। दिख रहा है अभी सबको? जबलपुर मंडला वाला क्षेत्र, राइट। और कब बना था ये वाला एरिया? इसका फॉर्मेशन कब होता? 15 अगस्त 1947। ये जो बना है ना एमपी का सीपी और बिरार, ये 15 अगस्त 1947 को ऐसा दिखता था सीपी और बिरार। इसके चीफ मिनिस्टर जो थे पंडित रविशंकर शुक्ला, इनके बारे में बात करेंगे अभी बना आगे चल के। पंडित रविशंकर शुक्ला, शुक्ला जी चीफ मिनिस्टर थे। गवर्नर जो थे वो ई राघवेंद्र राव, ये सीएम थे, इसके आगे सीएम लिख देते हैं। राज्यपाल इस क्षेत्र के ई राघवेंद्र राव, ठीक है। तो ये एरिया हम लोग को सेंट्रल प्रोविंस और बिहार वाला बिहार वाला एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया अपना। अब हम आते हैं दूसरे एरिया पे, अपने मध्य भारत, जिसके बारे में अभी बात करी। ये भी बनता है 28 मई 1948 को, इसका फॉर्मेशन होता है। में 1948, ठीक है। इसके अंदर 25 प्रिंसली स्टेट थे मध्य भारत में, मैंने आपको बताया था राजा महाराजा वाला क्षेत्र। 25 प्रिंसली स्टेट, ठीक है। रियासत ग्वालियर की थी, सिंधिया डायनेस्टी वाली, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं इसको अपन। जिससे याद रहे, ग्वालियर, ठीक है। ये मध्य भारत वाला क्षेत्र है, ग्वालियर वाला एरिया। और इंदौर वाला एरिया अभी हमने बात करी, इंदौर। ये दोनों ही जो थी वो कौन क्या थी? ये रेजिडेंट वाले क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं। इंदौर होलकर डायनेस्टी वाला, ये राजा महाराजा वाली है ना, तो उसी से आपको अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर श्री लीलाधर जोशी, जिसके बारे में हमने चर्चा करी ली। स्टेट के हेड जो थे वो जीवाजी राव सिंधिया थे, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसकी कैपिटल जो थी, कैपिटल इंपॉर्टेंट है, कैपिटल जो थी वो क्या है? ग्वालियर, विंटर वाली कैपिटल, सर्दियों वाली। और इंदौर गर्मियों वाली, ठीक है। और हर 6 महीने में ही अपने कैपिटल जो है वो चेंज करते थे। बात समझ में आई? फिर तीसरा स्टेट पे आ जाओ, अपना विंध्य प्रदेश वाले स्टेट पे। तीसरे वाले पे आते हैं अपन, दो समझ में आ गया? तीसरा वाला विंध्य प्रदेश। ये पार्ट सी वाला वही स्टेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मध्य भारत पार्ट बी वाला स्टेट है, ये भी देख लो आप। और ये पार्ट सी यूनियन टेरिटरी वाला। अभी पूरी चीज इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी है, ठीक है। मार्च 1948 में इसका फॉर्मेशन होता है, गठन होता है विंध्य प्रदेश का। इसके अंदर 35 प्रिंसली स्टेट थे, बुंदेलखंड के और बघेलखंड के। और विंध्य प्रदेश जो है वो एक पार्ट, मतलब बी स्टेट के तौर पर था 1948 1950 को, और 1950 को उसका स्टेटस चेंज कर दिया। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, पार्ट सी में कर दिया गया। हेड ऑफ स्टेट जो थे इस क्षेत्र के वो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव थे, ये लिख लो, ये नई इंफॉर्मेशन है। जो नई इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम लिखते रहेंगे, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं। हेड ऑफ स्टेट जो महाराजा, प्रिंसली स्टेट हो तो महाराजा रहेगा ना, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव। इनिशियली ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, 2 सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के, यानी कि इनको वो बना दिया था एडमिनिस्ट्रेटर कि आप जो है वो संभालो उस क्षेत्र को। रीवा जो बघेलखंड के अंदर आता है, तो उसके यानी कि इनके अंडर 2 लोग को रख दिया था। एक सीपी अवधेश प्रताप सिंह को जो है वो रख दिया था, और बुंदेलखंड के लिए
कामता प्रसाद सक्सेना को रख दिया था, और ये 2 यूनिट जो थी उनको कंबाइन कर दिया गया था जुलाई 1948 में। एक सिंगल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया जिसके हेड जो थे वो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह थे, राइट। और कैपिटल जो थी इस क्षेत्र की वो रीवा हम लोग को देखने को मिलती है, कैपिटल रीवा। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लिखो, जो काम की होगी वो बताऊंगा, बाकी मैं पूरी चीज आपकी कवर करा रहा हूँ एक एक लाइन मुकेश महेश्वरी की किताब से, बट जो काम की चीज आप नोट्स बनाने वाली होगी, क्योंकि नोट्स अपन पूरी की पूरी किताब थोड़ा ना लिखता नहीं हम लोग को सिर्फ जो चीज काम की है, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा, उसको बस निकालते चलना है। जैसे ये किताब जो है वो कितने पेजेस की है, ये किताब मेरे ख्याल से 400 कुछ पेज की ये किताब है, राइट। 300 380 90, तो इसको अपन को 100 पेज में खत्म करना है अपने, राइट। चलिए, मेरे नोट्स अपने 100 पेज 70 पेज ऐसे बनने चाहिए। चलिए, तो ये चीज हमने जो है वो देख ली। फिर 2 अप्रैल 1952 को शंभुनाथ शुक्ला जो है वो सीएम बन गए यहाँ के, ठीक है, इस क्षेत्र के, शंभुनाथ शुक्ला। क्लियर, ये भी इनका भी नाम लिख देते हैं, सीएम शंभुनाथ शुक्ला, ठीक है। फिर चौथा टेरिटरी वो भोपाल स्टेट की, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, भोपाल स्टेट। ये भी किसके अंदर आती है, पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी स्टेट। ये सब चीजें गाइस डायरेक्टली पूछी आती हैं, सब फैक्चुअल डिटेल्स हैं, इसको ऐसे ही मत सोचना कि अरे ऐसे ही है ये। भोपाल वो छोटा वाला एरिया, मैप में, मैप याद करो मैप को। और वैसे तो अपने घर पर यार एक मैप तो लगा ही लो, अपने दीवार पर आपके पास एक मैप होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये छोटा सा एरिया येलो कलर का भोपाल स्टेट का, ठीक है। अब भोपाल स्टेट के अंदर वही पूरा कहानी आपको पता है, नवाब हमीदुल्लाह खान जो है उसने भोपाल स्टेट को इंडिया के साथ मिला दिया 1949 में, उसको पार्ट सी का स्टेट दे दिया। उस समय कैपिटल जो थी स्टेट की वो इस्लाम नगर थी, कैपिटल इस्लाम नगर। सिर्फ इतना लिख दो, बाकी डिटेल आपको पता है, ठीक है, NGAR नगर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार से 4 डिवीजन थे मध्य प्रदेश के। अब 1956, अब की कहानी बहुत बढ़िया है। अब की कहानी अब आप रिलेट करोगे, क्योंकि ये तो हिस्ट्री थी, ज्यादातर लोगों को ये चीज पता नहीं होती है, बट अब जो अपन डिस्कस करेंगे ये आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगी, ठीक है। चलिए, फिर फॉर्मेशन 1956, जो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं अब। तो देखिए, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। कौन सा है, फैजल अली कमीशन। ये किस पर्पस के लिए था, ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। कब बना था ये, 1953 में। रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 1950। आज की डेट में जो मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ना, उसके लिए फैजल अली कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फैजल अली कमीशन, मतलब पूरी तरह से नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ फिर बाद में जाकर अलग हो गया था सन 2000 में, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956 ऑलरेडी आप जानती हैं, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनता है, फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956, ठीक है। चलिए, इसके अंदर हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है, जैसे सीपी बेरार वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया, इसमें विदर्भ वाला क्षेत्र जो है वो हट गया, 8 डिस्ट्रिक्ट जो विदर्भ की थी वो हट गई, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी पहले बताया था, और सीपी बेरार वाला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। मध्य भारत भी मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। इसमें एक क्षेत्र है सुनील तापा वाला, सब तहसील हम लोग को बानपुरा तहसील देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर है, ये हैंडओवर कर दी गई राजस्थान को, और बाकी मध्य भारत वाला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के साथ इंक्लूड हो गया। मैप में आ जाओ, ये देखिए मध्य भारत वाला पिंक वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, तो
ये ऊपर वाला एरिया कुछ क्षेत्र जो है यहाँ वाला, तो ये क्षेत्र जो है वो राजस्थान को दे दिया गया और बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आ गया अपने। ठीक है, बात समझे। इसके अलावा एक और चीज है, सिरोंज तहसील। ये क्षेत्र जो है वो टोंक नवाब के अंडर था। टोंक प्रिंसली स्टेट थी राजस्थान की, और 1956 में सिरोंज जो है वो हैंडओवर कर दिया गया मध्य प्रदेश को, और ये तहसील डिस्ट्रिक्ट विदिशा के अंडर जो है वो बना दी गई। तो ये वाली चीज भी एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अपन अलग से जो है वो लिख लेते हैं, इसको इसमें नहीं लिखते, ये अलग से लिख लेते हैं। अपन लिख लेते हैं 1956 टोंक क्या था, प्रिंसली स्टेट, वो राजा महाराजा वाली क्षेत्र किसका, राजस्थान का, बिकेम पार्ट ऑफ एमपी। बस। फिर विंध्य प्रदेश पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर आ गया, भोपाल स्टेट पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर आ गया। तो चारों टेरिटरी जो थी वो फैजल कमीशन के मतलब उस पर रिकमेंडेशन पर पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंडर जो है वो कर दी गई। ठीक है, तो ये अपना हो गया 1956 वाला एरिया, मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का, जो कॉन्स्टिट्यूशन था फैजल कमीशन का, ये एक बार फिर से बताया जा रहा है। 1952 में ये फैजल कमीशन जो है वो बनी 1953, 52, 53 में, और बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा गया अप्रैल 1956 में, और बिल पास हुआ नवंबर 1956 को, राइट। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बन गई। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक मतलब फिर से एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीजें ध्यान से सुनो। 1947-1956 के पीरियड में 4 प्रोविंस थी मध्य प्रदेश के अंदर, सीपी, बेरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। तो अब तो रट चुका होगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। फिर मध्य प्रदेश का एक और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन, वो कब होता है, सन 2000 में, ये भी लिख देते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ अलग हुई, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, तो इससे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, भोपाल स्टेट कैपिटल बन गई। भोपाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सीहोर की तहसील ये डिक्लेयर कर दी गई मध्य प्रदेश की कैपिटल 1 नवंबर 1956 को। इसकी यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले एरिया पे। कैपिटल भोपाल, डिस्ट्रिक्ट सीहोर के अंदर एक तहसील। ठीक है, और 22 दिसंबर 1953 को फैजल अली रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सजेस्ट किया कि नाम जो जबलपुर का है वो कैपिटल के तौर पर देना चाहिए, उसकी सेंट्रल लोकेशन के तौर पर। और फिर बाद में भोपाल जो है उसको कैपिटल बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी की चॉइस पर। इसको भी इस तरीके से अपन लिख देते हैं, चॉइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये वाला फैक्ट भी आपको पता लग गया। अब एक भोपाल की कैपिटल जो बनी है नेहरू जी की चॉइस पर बनी है, बट फैजल कमीशन कैपिटल सजेस्टेड बाय फैजल, कौन सी थी, जबलपुर, ड्यू टू सेंट्रल लोकेशन, बट कैपिटल जो है वो भोपाल कर दी गई, किसके कहने पर, जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर सेकंड जो हम लोग को देखने को मिला रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ये छत्तीसगढ़ अलग होता है। तो 44 साल बाद 1 नवंबर 2000 को ईस्टर्न पार्ट मध्य प्रदेश का ये सेपरेट हो जाता है छत्तीसगढ़ के तौर पर, हमें देखने को मिलता है 84th अमेंडमेंट के थ्रू। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से हटा दी गई, 3 डिवीजन थे और 16 डिस्ट्रिक्ट थी, राइट। इसको इसके बारे में लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख लो, छत्तीसगढ़ सेपरेटेड, बस। फिर मध्य प्रदेश के नाम की बात करें तो मध्य भारत इनफॉर्मली इसको कहा जाता था, फिर फॉर्मली सेंट्रल प्रोविंस, और बेरार नागपुर के साथ इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है। फिर मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2000 का था, सन 2000 का 25 जुलाई को लाया गया था सन 2000 में पार्लियामेंट के अंदर।
फिर पास किया गया 9 अगस्त सन 2000 को पार्लियामेंट के द्वारा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया 25 अगस्त सन 2000 को, 84th अमेंडमेंट कहा गया इसको, और छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हो गया 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसमें लिख भी देता हूँ डेट, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ बन गई भाई। देखो, नवाब हमीदुल्ला की स्टोरी तो आपको ऑलरेडी पता है, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। भोपाल स्टेट का था ये नवाब हमीदुल्ला खान। ये चीज याद रखनी, कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि नवाब हमीदुल्ला खान बताइए कहाँ का था, भोपाल का था। ये चाहता था भोपाल एक सेपरेट स्टेट बनी रहे, सेपरेट टेरिटरी रहे, इंडियन यूनियन के अंदर ना आए। फिर इसने क्या किया था, वहां पर कुछ लोकल लीडर्स जो थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, जैसे कि श्री शंकर दयाल शर्मा, इनको इसने अरेस्ट कर लिया था, अब बंदी बना लिया था। और इससे लोकल जो लोग थे, जो पंडित शंकर दयाल शर्मा को जो है वो पसंद करते थे, सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने फिर गुस्सा आ गई उन लोगों को, और उनको जब गुस्सा आ गई तो ये डर के मारे फिर इसे जो है वो भोपाल को इंडियन यूनियन के साथ जो है वो मर्ज करना पड़ा। और अल्टीमेटली नवाब जो है उसने एग्रीमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन कर लिया 1 जून 1949 को। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन के पहले जो है वो क्या था, वो सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का पार्ट ए जो था वो सेंट्रल प्रोविंस था, उसकी कैपिटल थी नागपुर, राइट, पंडित रविशंकर के अंडर था ये। पार्ट बी जो था वो मध्य भारत था, उसकी कैपिटल हम लोग को इंदौर और ग्वालियर देखने को मिलती थी, लीलाधर जोशी के अंडर था। 2 कैपिटल थी ना, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि मध्य भारत की समर कैपिटल कौन सी थी, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। फिर पार्ट सी की कैटेगरी में आते हैं विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। विंध्य प्रदेश की कैपिटल रीवा, और उनके यहाँ इलेक्टेड हेड जो थे वो पंडित शंभू नाथ शुक्ला थे। और भोपाल स्टेट के अंदर कैपिटल भोपाल और इलेक्टेड हेड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, फिर हमें क्या चीज़, बस फिर इसके अलावा कुछ मतलब वो चीज़ मेंशन है कि कितने कितने हम लोग को देखने को मिलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो थी वो शामिल थी, कितना क्षेत्र जो है, एरिया जो था वो शामिल था। वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की नहीं है। फिर ठीक है, कितनी प्रिंसली स्टेट थी, तो वो सब चीज़ें याद रखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। कौन सी स्टेट मध्य भारत के साथ जो है वो मर्ज हुई, या मध्य भारत के अंदर कौन सी स्टेट थी, वो सब चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। जो चीज़ मैंने भी आपको बताई वो इंपॉर्टेंट है। और फिर इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, ये भी उतना ज़्यादा कुछ खास काम का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ। जैसे कि भोपाल जो है वो बनी थी एक नई डिस्ट्रिक्ट के तौर पर 1972 में। इससे पहले भोपाल जो थी वो एक तहसील थी सीहोर के अंदर। ठीक है, तो अपन इसको अलग से जो है वो लिख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नाम देकर अपन लिख लेते हैं इसको, पूरी चीज़ों को। ये टोंग वाली चीज़ भी अपन इस एक्स्ट्रा फैक्ट में ही डाल देते हैं, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेचारा अलग से पड़ा हुआ है टोंग। चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, तो ये राजस्थान का टोंक वाला चीज़ तो अपन ने एक फैक्ट के तौर पर देख ही लिया। ठीक है, इसके अलावा 1972 भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गई, भोपाल एस न्यू डिस्ट्रिक्ट। अभी तक वो क्या थी, तहसील थी, राइट, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती थी। अभी बताया था मैंने आपको, ये देखिए ये साइड में लिखा हुआ है आपके, भोपाल तहसील अंडर सीहोर डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके अलावा राजनांद गांव जो है वो सेपरेट कर दिया गया दुर्ग से 1972 में। वो छत्तीसगढ़ वाला मामला हो गया, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए काम की चीज हो जाती है। बी आर दावे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो एक और कमीशन था, इसका नाम याद रखना, वो डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। नाइनटीन एटी थ्री में कमीशन जो है वो बैठा था, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 10 नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाई गई 2 मई 1998 को। और इसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, इनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो बरवानी थी, खारगोन से हटाकर, मुरैना से हटाकर श्योपुर, जबलपुर से हटाकर कटनी,
और मंडला से हटाकर डिंडोरी, ये मध्य प्रदेश की थी। फिर इस सिंहदेव कमेटी भी बनाई गई, तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर 6 नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो 8 जुलाई 1998 को जो है वो शामिल कर दी गई, जिनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की थी, उमरिया, हरदा और नीमच। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक और कमीशन, सिंहदेव कमेटी 1998, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में कर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट को लेकर, ठीक है, समझ जाओगे उससे आप। फिर छत्तीसगढ़ जैसे ही सेपरेट होता है 1 नवंबर सन 2000 को, तो मध्य प्रदेश के पास 45 डिस्ट्रिक्ट थी, राइट, 45 डिस्ट्रिक्ट। एमपी हेड, बताइए अभी कितनी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, नीचे कमेंट बॉक्स पे। आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश के पास 45 डिस्ट्रिक्ट थी छत्तीसगढ़ से सेपरेट होने के बाद। 15 अगस्त 2003 को 3 नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना दी गई, गुना से हटाकर अशोकनगर, खंडवा से हटाकर बुरहानपुर, शहडोल से हटाकर अनूपपुर। मई 2008 को 2 नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई, झाबुआ से हटाकर अलीराजपुर, सीधी से हटाकर सिंगरौली। फिर 16 अगस्त 2013 को एक नई डिस्ट्रिक्ट अगर मालवा जो है वो क्रिएट कर दी गई, और 1 अक्टूबर 2018 को 52वीं डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी जो है वो बनाई गई। तो 52वीं डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी है। आपको लेटेस्ट का बस ध्यान में रखना है, बताइए भी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी बनाई गई और टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेटेस्ट वाली, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली चीज़ अपन को बतानी है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आजकल नहीं पूछते कि कब कब जो है वो कितना कितना सेपरेशन हुआ है। सो फॉर्मेशन ऑफ नई तहसील जो बनी है, तो इन बिटवीन जून 2008 टू 2009 45 नई तहसील जो है वो बनाई गई, और सबसे ज़्यादा मतलब इस समय पर 2008-2009 में 45 तहसील बना दी गई इन लोगों ने। तो ये बस फैक्ट है एक छोटा सा। 1 जनवरी 2021 को 424 तहसील थी मध्य प्रदेश में, 1 जनवरी 2021 को। तो अभी बताइए एट प्रेजेंट कितनी तहसील है मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है। नीचे लिखते जाइएगा क्वेश्चन के आंसर, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा तुरंत पॉज करो, नहीं पता थोड़ा सा सर्च कर लो, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दो, राइट, बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ो। एक और डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, तो अपन एक काम यही करते हैं ना यार, अपन इसको ये कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, ठीक है। ये 3 जो हम लोग को 3 कमेटी है टोटल, अभी बताऊंगा मैं। इसको अलग ही लिख देते हैं, यानी तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए आप लोगों में। ठीक है, सिंहदेव कमेटी थी, और एक कमेटी और है जेएल बोस कमेटी 2008 की। क्या है? जेएल बोस कमेटी 2008। समझ में आ रही बात है? फिर नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो कब कब बनी, वो सब चीज़ें जो है वो ऐसे आजकल नहीं पूछते। और भाभरा सिटी जो अलीराजपुर की है, उसका जो है वो नाम चेंज करके चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया फरवरी 2010 में। और उस समय रीऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश का जो था हुआ था वो 43 डिस्ट्रिक्ट थी, 43 डिस्ट्रिक्ट थी। और मध्य प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनी वो BR दावे कमीशन के तहत जो है के रिकमेंडेशन पर 1983 में बनी थी। वेस्ट नीमार और ईस्ट नीमार का नाम चेंज करके खारगांव और खंडवा जो है वो कर दिया गया 1961 में। और बताइए ज़रा आप मुझे कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की कौन सी है एरिया वाइज, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की कौन सी है एरिया वाइज, और सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है,
और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिल्कुल लेटेस्ट सेंसस के थ्रू बताओ। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के अंदर टोटल कितने डिवीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं, 10 डिवीजन है। अपन एक काम करते हैं ना, इस डिवीजन को जो है वो सर्च करते हैं, किस तरीके से अपन करते हैं उस पे देख के, राइट, गूगल करके। देखो मध्य प्रदेश के अंदर अपन डिवीजन जो है वो देख रहे हैं, क्या लिखा है, 10 डिवीजन हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए अपन ये ओपन करते हैं इसको, ये वाला ये है, ये देखिए आपके सामने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। ये 10 डिवीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। भोपाल डिवीजन, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। ग्वालियर डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन, चंबल डिवीजन, इंदौर डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, रीवा डिवीजन, सागर डिवीजन, शहडोल डिवीजन, उज्जैन डिवीजन। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डिवीजन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो ये डिवीजन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि लार्जेस्ट डिवीजन एरिया वाइज कौन सा है और स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज भी बताना। ठीक है, चलिए 2008 में सरकार ने डिक्लेयर किया कि 2 नए डिवीजन बनाए जाएंगे, शहडोल और छिंदवाड़ा डिवीजन। और शहडोल डिवीजन जो है वो 14 जून 2008 को आ गया, और 11वां डिवीजन छिंदवाड़ा जो है वो अभी आना बाकी है, राइट। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए 2 डिवीजन थे, शहडोल डिवीजन, तो शहडोल डिवीजन तो आपको दिखाई दे रहा है, बट अभी तक छिंदवाड़ा डिवीजन नहीं आया है। ठीक है, चलिए, और तो मध्य भारत इसको कहते थे, मध्य प्रदेश को, ये भी आपको पता है, लिंग्विस्टिक लाइन पर जो है वो मध्य प्रदेश का वो हो गया। ठीक है, अमृता कौर, ये फैक्ट है अपने, अपन फैक्ट लिख लेते हैं एक दो और, नाम याद रखना, अमृता कौर। ठीक है, ये कौन थी, ये ओनली फीमेल मेंबर थी, ओनली फीमेल मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, और ओनली प्रिंसली स्टेट जो थे सेंट्रल प्रोविंस के, जो मध्य प्रदेश का पार्ट बना, वो था मकडाई। क्या था, मकडाई, हरदा। और विंध्य प्रदेश जो है वो बी पार्ट स्टेट स्टेटस का हमें देखने को मिलता है, विंध्य प्रदेश। और 25 जनवरी को 1950 को इसका स्टेटस चेंज करके पार्ट सी स्टेटस के अंदर जो है वो डाल दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वाला अपना चैप्टर फिनिश होता है। अभी जाना मत, अभी मैं आपको एक बार शॉर्ट में जो है वो रिवीजन करा देता हूँ। देखो इतने छोटे से नोट्स बने बस आपके। सो चैप्टर 2 मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन था। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सेंट्रल प्रोविंस और बिरार वाला क्षेत्र, और सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ईयर थोड़ा सा ध्यान में रखना, सेंट्रल इंडिया एजेंसी पिक्चर में आया 1854 से, राइट। और सेंट्रल प्रोविंस और बिरार वाला जो क्षेत्र था, इसमें हम लोग को देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स ने मराठा से जो वो क्षेत्र कब्जे में कर लिया, राइट। 1861 को एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र जो है उन्होंने क्रिएट कर दिया, ये सेंट्रल प्रोविंस और बिरार वाला क्षेत्र, राइट, हम लोग को देखने को मिलता है नीचे वाला एरिया। और बिरार वाला क्षेत्र निजाम से लीज पर लिया था 25 लाख रुपए सालाना, राइट। फिर इसको जो है वो लीज को जो है उन्होंने रिन्यू भी जो है कर दिया था, बट जब रिन्यू किया था निजाम के साथ जो है वो एक ट्रीटी करके, तब बिरार के क्षेत्र को जो है वो सेंट्रल प्रोविंस के साथ जो है वो एक गवर्नर के अंडर रख दिया, कंबाइन करके, राइट। और गवर्नर रूल 1921 से स्टैब्लिश कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर। ये देखिए इस प्रकार का रूल हम लोग को देखने को मिलता था, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेटर मतलब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग जिसको बोलते हैं ना, तो रेजिडेंट थे यहाँ पर वही करते थे, यानी कि पॉलिटिकल ऑफिस था, उसके ऊपर गवर्नर बैठा हुआ था। गवर्नर के ऊपर इन्होंने एक एजेंट को भी जो है बैठा दिया था, जो डायरेक्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया का था उसको रिपोर्ट करता था, उसको बताता था पूरी बात, राइट। और सेंट्रल प्रोविंस को ए क्लास स्टेटस जो है वो दिया गया। फिर सेंट्रल प्रोविंस और बिरार कमिश्नर एक्ट आया, मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रांत जो है वो कहा गया, जिसकी कैपिटल नागपुर थी। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो ये वाला जो क्षेत्र है सेंट्रल प्रोविंस और बिरार वाला क्षेत्र, इसका कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र के अंदर चला गया, विदर्भ वाला हिस्सा 8 डिस्ट्रिक्ट टोटल, और बाकी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के अंदर आ गया। फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, पूरा ग्रीन वाला एरिया जो हमें देखने को मिलता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा एजेंसी को बनाकर इंडिया एजेंसी बनती है, और इंडिया एजेंसी और ग्वालियर एजेंसी को बनाकर सेंट्रल इंडिया एजेंसी बन गई। अब इसके अंदर ग्वालियर और इंदौर जो थे वो पॉलिटिकल ऑफिस थे। 1911 में ग्वालियर एजेंसी सेपरेट हुई, बाद में इंडिपेंडेंस के बाद फिर से इसको कंबाइन कर लिया गया,
राइट, शामिल कर लिया गया। अब इसके अंदर हम लोग को मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन से? मध्य प्रदेश, ये नीचे वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, और फिर मध्य भारत, फिर विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो पहले बात करते हैं मध्य भारत वाले क्षेत्र की। मध्य भारत वाला क्षेत्र मतलब ये ग्वालियर और इंदौर वाला क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंदौर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट थी यहाँ की, निमार लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिलती थी। इसमें ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कौन से चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को कौन सा दूसरा क्षेत्र देखने को मिल रहा है? विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र ये हरा वाला क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला स्टेट, राइट, बी क्लास स्टेट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसमें एक और क्षेत्र इसके अंदर शामिल कर दिया गया, प्रिंसली क्षेत्र, खंडिया खानी यादना वाला, खानी यादना, राइट। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश जो है वो यूटी बना दी गई क्लास सी के अंडर, राइट। 10 प्रिंसली स्टेट जो है वो ट्रांसफर कर दी गई उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया को। 60 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर भोपाल स्टेट की बात करते हैं, ये मखनतर फॉरेस्ट क्षेत्र का एक पार्ट था, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था। कौन से नवाब के अंदर था? हमीदुल्लाह खान के अंदर था। उसने चाहा कि भोपाल को एक सेपरेट टेरिटरी बनानी है और सेपरेट स्टेट बनाना है, इनको इंडियन यूनियन के साथ मिलना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि कुछ लीडर को उसने अरेस्ट कर लिया फोर्सफुली, लोग गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर फिर इसके पीछे पड़ गए और उसने फिर इंडियन यूनियन के साथ जो है वो मिलने की वो कर दी, राइट, डिसीजन ले लिया। तो ये देखिए सीपी और बेरार वाला क्षेत्र पार्ट ए के अंदर आ गया। मध्य भारत के बारे में भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, विंध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लिया और भोपाल स्टेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश बना फैजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करी। फैजल अली बोलता है कि जबलपुर जो है वो कैपिटल बनानी चाहिए, बट जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि नहीं, भोपाल बनानी चाहिए। तो चलेगी किसकी? ऑब्वियस ही बात है, जवाहरलाल नेहरू जी की चलेगी। सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सन 2000 का ये एक्ट था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ जो है वो सेपरेट हो गया। और टोंग जो है वो राजस्थान का क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया 1956 में। 1972 में भोपाल जो है वो नई डिस्ट्रिक्ट बन गई। उससे पहले हमें क्या चीज़ देखने को मिलता था? भोपाल को जो कैपिटल बनाया था, बट भोपाल जो थी वो तहसील थी सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट। फिर 52वीं डिस्ट्रिक्ट हम लोग को निवाड़ी देखने को मिलती है, और जिस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ सन 2000 में, उस समय मध्य प्रदेश के पास 45 डिस्ट्रिक्ट थी। और अमृता कौर ध्यान में रखना, इकलौती ऐसी फीमेल मेंबर जो सेंट्रल प्रोविंस से इलेक्ट हुई थी। फिर डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कौन सी बनी? BR डाबे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1983 का। फिर सिंहदेव कमेटी 1998 की। JL बोस कमेटी 2008 की। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। इसके अलावा हमने भोपाल के डिवीजन के बारे में भी बात करी। 10 डिवीजन भोपाल के हमें देखने को मिलते हैं, और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए। बट जितनी चीज़ मैंने भी आपको ये लिखवाई है पूरी की पूरी, ये बहुत ज़्यादा काम की है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, अपना सपोर्ट करिएगा, शेयर गाइस ज़रूर करिएगा जहाँ पर भी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और नोटिफिकेशन पे भी ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से रिलेटेड हम जो भी वीडियोस वगैरह डालते हैं तो वो हम आपको जो है वो पहुंचा दें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 9713282838 पर लिख दीजिएगा कि आप जो भी आपकी अपडेट्स है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिलनी चाहिए, तो आपको पूरी अपडेट्स व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।